हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे बुल रन की। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट ना पिछले 2 साल से एक ही जोन में चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट। और जो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करते हों चाहे वो इन्वेस्टिंग करते हों, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब कि इंडियन स्टॉक मार्केट चल ही नहीं रही है। अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 2 सालों से। चाहे रीज़न होता है, ऑब्वियसली रीज़न ही होता है इसमें। जैसे कि आप बोल लो कि पहले हम जो हमारी मार्केट्स थी ओवर वैल्यूड थी, फिर ट्रम्प आ गए, उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए, ट्रेड डील स्टक हो गई, फिर उसके बाद वॉर शुरू हो गई। तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता है कि जो हमारी मार्केट है वो एक ही जोन में एक स्टक हुई पड़ी है और आगे मूव ही नहीं कर रही। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब अगला बुल रन कब आएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि बुल रन क्या होता है। बुल रन मीन्स के हर स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है, और जो बुल रन आता है ना वो ऐसे ही नहीं आता, उसके पीछे भी कई रीजंस होते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बुल रन कब आएगा, अब ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, जिस पर काम करना पड़ेगा, जिस पर हमें फोकस रखना पड़ेगा कि इन पॉइंट्स पर क्या काम चल रहा है। तभी हम बोल सकते हैं कि अगला बुल रन आ सकता है। जैसे कि आप ये चार्ट दे सकते हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है पिछले 5 साल का। ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि जब पिछला बुल रन आया था वो कब आया था, 2023 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 तक। तो अगर आप मार्केट इंडेक्स की चाल देखो तो आप देख सकते हो 42% का रिटर्न दिया था इंडेक्स ने। और आप पिछले 2 साल की बात कर लो, इंडेक्स की कोई भी रिटर्न्स नहीं है। ठीक है। तो बुल रन इसको बोलते हैं कि एक थोड़े से छोटे से टाइम पीरियड में एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स जब इंडेक्स देता है, ठीक है, तो उसको बुल रन बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट बुल रन कब आएगा फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ ना पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ेगा और उसको फोकस में रखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में बुल रन आ सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वॉर। अब ये जो वॉर शुरू हुई है, इसका डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो कोई वॉर के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पर है, क्रूड ऑयल पर। वॉर के शुरू होने पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया हमारे इकोनॉमी पर, हमारी जीडीपी पर, हमारे इन्फ्लेशन पर। तो ये जो वॉर शुरू हुई है, इस वॉर का कम्प्लीटली ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रूड ऑयल का नीचे आना, नॉर्मल हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें पता है कि वॉर ख़त्म हो जाएगी, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी तक डील साइन नहीं हुई है, वो होगी फ्राइडे को। देखना पड़ेगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस बेसिस पर वो डील साइन होगी, आगे कैसे चाल चलेगी इकोनॉमी की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा तो कैसे फ़्लो करेंगी शिप्स, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले इस वॉर का कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना, चीज़ों का नॉर्मल हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल ही नहीं इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से। बहुत सारी इकोनॉमीज़ कैसे अफेक्टेड होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो कंपनीज़ हमारे यहाँ काम कर रही हैं, अगर मिडल ईस्ट में उनको कुछ एक्सपोर्ट करना है वो रुक गया। जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं वो स्टक हो गई, उनको लॉस हो गया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो वॉर के वजह से इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इस वॉर का कम्प्लीटली ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट की चाल कैसे होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एआई। ठीक है। तो एआई को कम्प्लीटली इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एआई के फ्रंट पर जो हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में कोई भी इस तरह की जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं हुई एआई के फ्रंट पर। और अगर आप बाकी के इकोनॉमीज़ देख लो, जैसे साउथ कोरिया हो गया, बार बार हम बात करते हैं वीडियोस में, अमेरिका हो गया, उन्होंने कैसे एआई के फ्रंट पर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि आज मार्केट स्टॉप पर है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं, नो डाउट हमारी इंडियन इकोनॉमी जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो डाइवर्सिफाइड है। उसमें ऑयल एंड गैस सेगमेंट भी है, एफएमसीजी भी है, आईटी भी है, और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इंडेक्स में। लेकिन जो आईटी सेक्टर है वो स्टक हुआ पड़ा है काफ़ी टाइम से। इसी वजह से तो हुआ पड़ा है क्योंकि एआई के फ्रंट पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई।
ठीक है। तो एआई को कम्प्लीटली भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नई टेक्नोलॉजी है, अडॉप्ट करना ज़रूरी है। हाँ, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, वो चीज़ें हम बात करते रहते हैं बार बार, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसके फ्रंट पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एआई के फ्रंट पर आईटी कंपनीज़ कैसे मतलब जल्दी से रैपिडली अपने आप को इस फील्ड में लाती हैं, क्या क्या काम करेंगी, कैसे टाइप्स करेंगी, अब इसके बेसिस पर भी डिसाइड होगा कि नेक्स्ट जो है मार्केट की चाल क्या होगी, आईटी सेक्टर की चाल होगी जो इंडेक्स को मूव कर सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डोमेस्टिक फंड्स का इनफ्लो। हमें पता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा से इकोनॉमी को सपोर्ट करते आए हैं, इंडेक्स को सपोर्ट करते आए हैं, वो हमेशा सिप करते हैं, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंटिन्यूड रखी है। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स एमफी का डेटा देखें तो जो इनफ्लो है वो धीरे धीरे कम ही हुआ है, क्योंकि जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं तो उन्होंने पैसा कमाना है, तो वो फंड्स कहाँ पर फ्लो करते हैं, जहाँ पर पैसा बन रहा है। पैसा कहाँ पर बन रहा है? एआई में, सेमीकंडक्टर में, चिप्स में, ठीक है। तो जो हमारा डेटा नो डाउट अच्छा है, अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्रंट पर, लेकिन कम तो हुई है ना, ये बात नोटिस करने वाली है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं फंड्स को कहाँ पर फ्लो कर रहे हैं? जहाँ पर पैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि अब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है वो अब यहाँ पर भी इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। सिप का डेटा बहुत ही अच्छा आ रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स अपना जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो भी आने चाहिए, वो भी पैसा यहाँ पर इनफ्लो आना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्स मूव करेगा किस बेसिस पर करेगा? इनफ्लो के बेसिस पर। फंड्स कहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, अगर फंड्स उनके यहाँ पर भी तेज़ी से फ्लो करने लग जाएंगे तो इंडेक्स मूव करेगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बुल रन आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल। ये तो मेजर फैक्टर है, क्योंकि जो हमारी जीडीपी है फ्रेंड्स, जीडीपी का हमारा 4% कंट्रीब्यूशन जो है क्रूड ऑयल से आता है। हमारे जो इंडेक्स है, हमारी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट होती हैं, रॉ मटेरियल है उनका क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो जो हमारी जीडीपी है उसमें 4% कंट्रीब्यूशन किसका होता है? क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हैवी इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, ह्यूज इंपोर्टर हैं, हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम क्रूड ऑयल को मतलब इंक्रीज्ड प्राइस पर, महंगे दाम पर ले गए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स पर, हमारे मार्जिन्स पर होगा, और अल्टीमेटली हमारी जीडीपी पर आएगा। तो क्रूड ऑयल का हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा नॉर्मल होना, कम रेट पे हमें क्रूड ऑयल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम जो हैं कंट्रीज़ जो हैं, हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन भी है, डिमांड भी बहुत है, डिपेंडेंसी भी बहुत है। तो क्रूड ऑयल का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है अगले बुल रन के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यस हमारी करेंसी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट हम इंपोर्टर है, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि लास्ट कई सालों से हमारी जो करेंसी है डेप्रीशिएट ही कर रही है, क्योंकि हमें जो इंपोर्ट्स हम करते हैं उसकी पेमेंट हमें देनी पड़ेगी डॉलर में, ठीक है। तो उसका प्रेशर आता है हमारी करेंसी पर। तभी हमारी गवर्नमेंट जो है अब स्टेप्स लेती है कि सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी मिले, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थोड़े से सिक्योर हो जाएं, ठीक है ना। तो रुपी का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे आरबीआई डिफरेंट मेजर्स लेती रहती है ताकि रुपी को स्टेबल रखा जाए। कुछ हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि रुपी को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। और फ्रेंड्स जो FIIs है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका भी पैसा फंड फ्लो आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी जो स्टेक है वो सेल ही करते जा रहे हैं, लगातार उनकी सेलिंग कंटिन्यूड ही रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो अगर वो फंड्स यहाँ से निकालेंगे तो हमारा इंडेक्स कैसे मूव करेगा? और फंड्स वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर लगता है कि कोई भी AI के रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा जा तो वहीं रहा है AI में, सेमीकंडक्टर में। कुछ हमारा जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यही मैं बात कर रही हूँ, हमारा रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, तो उनके रिटर्न्स जो हैं वो कम हो जाते हैं,
ठीक है, और कुछ यहाँ पर टैक्स भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर आने से रोकती हैं। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस फ्रंट पर, रुपी को स्टेबल करना पड़ेगा, एआई के फ्रंट पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसी के साथ रिलेटेड है पॉइंट, अर्निंग्स की ग्रोथ लानी पड़ेगी। ये सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कब आएंगे, जब हमें उनको मिलेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। हमारी जो इकोनॉमी है फ्रेंड्स वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो आप बोल सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो एक मिड कैप कंपनी के साथ। तो एक मिड कैप कंपनी के जो रिटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ भागनी चाहिए वो कंपनी, मिड कैप कंपनी, तभी तो हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। ठीक है, मिड कैप कंपनीज रिस्की भी होती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो उस कंपनी में, उस टाइप ऑफ इकोनॉमी में अर्निंग्स ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, जैसे डबल डिजिट ग्रोथ में होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारी जीडीपी जैसे 6.5-7% तक चल रही है, ये 10-12% तक होनी चाहिए। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना जो फंड्स हैं वो तेज़ी से यहाँ पर फ्लो करेंगे, उन्हें कुछ अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इसीलिए वो फंड्स यहाँ पर लेकर आएंगे। तो कंपनीज़ को अपनी अर्निंग्स ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, पैसा लगाएं, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुल रन आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि ग्लोबली अब रेट कट की क्या सिचुएशन होगी। जैसे कि हमें पता है कि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने का पैनिक था, तो रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, डिम हो गए थे। ठीक है, तो अब हम अगर देख रहे हैं कि वॉर के फ्रंट पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, होपफुली वॉर को ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अब जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है, अब वो क्या सोचेंगे कि रेट कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट कट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। इससे क्या होता है, एक लिक्विडिटी जो है फ्लो करती है। ठीक है, कैश फ्लो करता है इकोनॉमीज़ में। अब वो कैश कहीं भी इन्वेस्ट हो सकता है, वो इंडियन इकोनॉमी में भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन जब लिक्विडिटी इजी हो जाएगी ना रेट कट होने से, तो इसका फ़ायदा बहुत सारी इकोनॉमीज़ को मिलता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, कहीं भी जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब जब सेंट्रल बैंक्स रेट कट को लेकर क्या डिसीजंस लेती हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पर इंडेक्स पर और फ्लो पर, इनफ्लो पर। अगर इनफ्लो आएगा तो हम बोल सकते हैं कि बुल रन आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अब जो चीज़ देखने वाली बात ये होगी कि टाइम टू टाइम ना सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर अब बुल रन आएगा तो वो जो फ्लो है किस में आएगा, स्टॉक्स में आएगा, बॉन्ड्स में आएगा, गोल्ड में आएगा, कमोडिटीज़ में आएगा। ठीक है ना, तो जो इनफ्लो होता है ना फंड्स का, वो डिपेंड करता है कि हर सेक्टर परफॉर्म कैसे कर रहा है। अब हमने कुछ टाइम पहले देखा था गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था, तो फ्लो कहाँ पर आ रहा था, गोल्ड में, गोल्ड के ETFs में, क्योंकि स्टॉक्स में पैसे बन नहीं रहे थे, इक्विटी में पैसे बन नहीं रहे थे, तो इक्विटी से पैसा निकल कर कहीं और शिफ्ट हो रहा था, वो गोल्ड में जा रहा था, कमोडिटीज़ में जा रहा था, मेटल्स में जा रहा था। अब जब सिचुएशन ऐसी है कि रेट हाइक होने का जब बात चलती है तो बॉन्ड्स में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये सिचुएशन ना डिफरेंट चेंज होती रहती है कि पैसा कहाँ पर फ्लो करेगा। तो जब अब बुल रन आएगा, होपफुली आना चाहिए, तो जो पैसा है वो कहाँ पर फ्लो करेगा। ठीक है, तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटीज़, इन सब में देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स कनेक्टेड है पॉइंट कि मार्केट लीडर, जहाँ पर भी पैसा फ्लो करता है ना, वो मार्केट लीडर बन के निकल कर आता है। जैसे जब गोल्ड में पैसा आ रहा था तो गोल्ड ही लीडर बना हुआ था कि सारा पैसा अब गोल्ड में ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अब जब बॉन्ड्स में पैसा आता है तो बॉन्ड्स लीडरशिप ले लेते हैं, जब स्टॉक्स में पैसा आएगा तो स्टॉक्स में लीडरशिप आएगी। ठीक है ना, तो जब हम पहले बुल रन देखा था, मैंने आपको शुरू में दिखाया था चार्ट, तो स्टॉक्स में लीडरशिप थी, हर स्टॉक भाग रहा था। ठीक है, तो अब जब बुल रन आएगा लीडरशिप किसके हाथ में होगी, स्टॉक्स के हाथ में होगी, कमोडिटीज़ के हाथ में होगी, किसके हाथ में होगी वो लीडरशिप। हर बुल रन में फ्रेंड्स लीडरशिप चेंज होती है। पिछला बुल रन आया था तो कुछ और कंपनीज भागी थी, अब जो बुल रन आएगा तो बुल रन तो आएगा ही आएगा, कब आएगा देखने वाली बात होगी, और उसमें लीडरशिप किसकी होगी, कौन सी कंपनीज अब भागेंगी। और हर बुल रन में फ्रेंड्स लीडरशिप चेंज होती है।
पहले लीडरशिप किसी की थी, अब लीडरशिप चेंज होगी। तो अब आपको पूरी तरह से फोकस रखना पड़ेगा, आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपको ये ट्रैक करना है कि पैसा कहाँ पर फ्लो होगा, तभी आप पैसा बना सकते हो। तो आप भी उस सेक्टर में, सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स के बुल रन सभी वेट कर रहे हैं कि बुल रन अब स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। अब किस सेक्टर में आएगा, किस सेगमेंट में आएगा और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो होपफुली आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो और आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।